लास्ट वीडियो में बेटा आप डिस्कस कर चुके थे वैद्युत संयोजक आवन तथा सहसंयोजक आवन। अब इसमें यानी आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, दो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। अब इसमें जो दो चीज़ें होती हैं जो वैद्युत संयोजक आवन होती हैं, उनके गलनांक व क्वथनांक सहसंयोजक आवन की अपेक्षा अधिक होती हैं। ये क्वेश्चन आपके यहाँ बहुत आता है कि वैद्युत संयोजक आवन के गलनांक तथा क्वथनांक सहसंयोजक आवन की अपेक्षा अधिक होते हैं, क्यों? उसका कारण ये होता है बेटा कि जो वैद्युत संयोजक आवन होते हैं या आयनिक बॉन्ड जिन्हें कहते हैं या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड जिन्हें कहते हैं, उनमें पहले आयंस का फॉर्मेशन होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव यानी धनात्मक और ऋणात्मक आयन एक धातु तथा दूसरी उपधातु आपस में मिलकर आयन बनाती है, जो बॉन्ड बनाती है उसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जैसे सपोज करो NaCl के मध्य आयनिक बॉन्ड बन गया, HCl के मध्य हमारा कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक आवन बन गया। तो इस आवन को तोड़ने के लिए हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है और इसको तोड़ने के लिए लो एनर्जी की आवश्यकता होती है। यही कारण होता है कि वैद्युत संयोजी आवन के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, जबकि सहसंयोजी आवन के गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं, क्योंकि उन्हें तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है बेटा जो धातुएं होती हैं, धातुओं का प्राप्ति स्थान। धातुएं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? धातुओं का प्राप्ति स्थान यानी अक्रेंस ऑफ मेटल्स। क्या चीज होगा? अक्रेंस ऑफ मेटल्स। तो देखिए धातुएं जो होती हैं वो हमारी ज़्यादातर धातुएं जो होती हैं ऊपर पट्टी जैसे मिट्टी वगैरह में जो होती हैं वो पाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो गरीब आदमी होते हैं वो लोहे की वो एक ले लेते हैं, उस पर नीचे चुम्बक लगा लेते हैं और धरती पर ऐसे रखकर चले जाते हैं। उसमें जो भी आयरन वगैरह होता है वो किस पर उस चुम्बक पर चिपक जाता है। क्या हो जाता है? चुम्बक पर चिपक जाता है। तो बहुत सी धातुएं जो होती हैं वो हमारी भूगर्भ पट्टी में पाई जाती हैं यानी पृथ्वी में पाई जाती हैं। ठीक, अब ये धातुएं जो होती हैं, कुछ धातुएं जो होती हैं वो मुक्त अवस्था में भी पाई जाती हैं और कुछ धातुएं जो होती हैं वो संयुक्त अवस्था में भी पाई जाती हैं। कुछ धातुएं किस में पाई जाती हैं? मुक्त अवस्था में भी पाई जाती हैं और कुछ धातुएं जो होती हैं मुक्त अवस्था और कुछ धातुएं होती हैं वो संयुक्त अवस्था में भी पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था का मतलब जैसे मिट्टी में हमने लिया, डायरेक्ट प्राप्त कर लिया, देखा कि इसमें भाई ये लोहा है तो हमें डायरेक्ट प्राप्त हो गया। ठीक है, जो मुक्त अवस्था में धातुएं पाई जाती हैं वो होती है हमारी Ag, Au, ETC। ये पाई जाती है हमारी मुक्त अवस्था में यानी फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। ये किसी के साथ रिएक्शन करके नहीं पे डायरेक्ट पाई जाती है। ठीक है, दूसरा होता है जैसे हमारा संयुक्त अवस्था में हमारा Na कभी भी जो होता हमारा मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, हमेशा संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। Na हुआ, Ca हुआ, Fe। कहने का मतलब जो सोडियम है यदि हम इसे प्राप्त करेंगे तो कहाँ से प्राप्त करते हैं? नमक से प्राप्त करते हैं, NaCl से, या अन्य मेथड भी होती है। तो Na कभी भी जो होता है वो फ्री स्टेट में यानी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, हमेशा किसमें पाया जाता है? संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। कैल्शियम भी संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, आयरन भी संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, अन्य धातुएं भी संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था में Ag, सिल्वर, Au, गोल्ड, प्लेटिनम भी होता है। ये भी इंपॉर्टेंट धातु होती है प्लेटिनम। ये भी होती है कहाँ से पाई जाती है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और ये जो धातुएं होती हैं चाहे वो मुक्त अवस्था में हो या संयुक्त अवस्था में हो, ये दो चीज़ें बनाती हैं। एक इनसे बनता है हमारा, एक तो होता है इसमें दो टर्मिनोलॉजी आती है, खनिज, और दूसरा एक नाम होता है हमारा अयस्क। एक होता है हमारा खनिज और एक होता है अयस्क। खनिज इंग्लिश में कहते हैं इसे मिनरल। क्या कहते हैं इसे? मिनरल। और इसे कहते हैं ओर
क्या कहते हैं? ओर्स। खनिज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिनरल। और अयस्क को क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं। तो जो खनिज होते हैं वो क्या होते हैं? जो प्रकृति में धातुएं पाई जाती हैं, नेचर में जो धातुएं पाई जाती हैं, और वो धातुएं किसके रूप में पाई जाए? यौगिक के रूप में पाई जाए। प्रकृति में जो धातुएं किस में पाई जाती हैं? प्रकृति में धातुएं किसके रूप में पाई जाए? यौगिक के रूप में पाई जाए। इसके रूप में, यौगिक के रूप में जब पाई जाती हैं तो ये कहलाते हैं हमारे मिनरल्स यानी खनिज। क्या कहलाते हैं? ये हमारे खनिज कहलाते हैं। जैसे कॉपर पायराइट, जैसे CuFeS2, CuFeS2 इसका नाम होता है कॉपर पायराइट। क्या होता है इसका नाम? कॉपर पायराइट। तो वे धातुएं जो प्रकृति में यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? खनिज कहलाती हैं। और ओर्स क्या होते हैं? ओर्स होते हैं इनके जो भी तत्व होते हैं, इनमें जो भी तत्व होते हैं उनसे धातु का निष्कर्षण करना, यानी किसका? धातु का निष्कर्षण करना। धातु का निष्कर्षण करना क्या कहलाता है? ओर्स कहलाता है। ओर्स से क्या करते हैं? धातुओं का निष्कर्षण करते हैं। क्या करते हैं? धातुओं का निष्कर्षण करते हैं। और ये ओर्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऑक्साइड अयस्क। कौन सा होता है? ऑक्साइड अयस्क होता है। दूसरा सल्फाइड अयस्क होता है। तीसरा क्लोराइड अयस्क होता है। तो ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, क्लोराइड अयस्क और एक होता है हमारा कार्बोनेट अयस्क। ऑक्साइड अयस्क जिसमें ऑक्साइड बने, यानी आप मैंने बताया था, आपको रिएक्शन बताई थी, जब मेटल की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करते हैं तब मेटल ऑक्साइड बनता है। यानी धातु की क्रिया जब ऑक्सीजन के साथ की जाती है तब धातु ऑक्साइड बनता है। और जो ऑक्साइड होते हैं उसका सूत्र होता है जैसे Al2O3, Al2O3। इसका नाम होता है हमारा कोरंडम। इसे हम क्या कहते हैं? कोरंडम। क्या होता है ये हमारा? कोरंडम। इसी तरह से हमारा ZNS, ये कैसा हो गया हमारा? ZNS कैसा होगा? सल्फाइड अयस्क हो गया। और इसका नाम होता है, ZNS का नाम होता है हमारा जिंक ब्लेंड। क्या होता है ये? जिंक ब्लेंड। क्लियर? इसी तरह से क्लोराइड अयस्क होते हैं जैसे KCl, जैसे KCl into MeCl2 into 6H2, KCl into MeCl2 into 6H2O। इसका नाम होता है कार्बोनेट। क्या नाम होता है इसका? कार्बोनेट। एक कार्बोनेट अयस्क होता है COCO3, इसे लाइम स्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम लाइम स्टोन कहते हैं इसे। क्या होता है ये? लाइम स्टोन। तो अयस्क क्या होते हैं? जैसे यहाँ पर देखें, अयस्क 4 प्रकार के होते हैं और अयस्क से जो होता है धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। तो वे यौगिक कहें या वे ओर्स कहें जिनसे वे अयस्क, जिनसे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, अयस्क कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, क्लोराइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क। क्लियर? ऑक्साइड अयस्क Al2O3 कोरंडम क्या कहलाता है? ये कोरंडम कहलाता है। और कोरंडम जो होता है इससे हम कौन सा अयस्क, कौन सी मेटल प्राप्त करते हैं? एल्यूमिनियम। इसी तरह से जिंक ब्लेंड होता है। जिंक ब्लेंड से कौन सी धातु प्राप्त करते हैं? जिंक प्राप्त करते हैं। इसी तरह से कार्बोनेलाइट होता है। क्या होता है? कार्बोनेलाइट। ये कार्बोनेलाइट लिखा हुआ है, एक मात्रा और एक बराबर लिखा हुआ है, ध्यान रहे। ठीक है? कार्बोनेलाइट का सूत्र होता है KCl into MeCl2 into 6H2O। एक होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 लाइम स्टोन। क्लियर? तो ये होते हैं, ये बात हुई हमारी अयस्क की। अब इनमें अयस्क में यहाँ पर ध्यान देंगे, जहाँ पर ऑक्सीजन लगी होगी वो तो होगा ऑक्साइड अयस्क,
जहाँ पर सल्फर लगी होगी उसे कहेंगे सल्फाइड एस, और क्लोराइड एस जिसमें क्लोरीन होगा उसे कहेंगे क्लोराइड एस, और जिसमें कार्बोनेट होगा उसे कहेंगे कार्बोनेट एस। रटने वाली कोई चीज नहीं है। सपोज करो मुझे कोई भी दे दिया CnCl2 दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया, NaCl2 दे दिया, तो ये कैसा हो गया मेरा क्लोराइड एस हो गया, ऐसा हो गया क्लोराइड एस। Fe2O3 दे दिया, ये कैसा हो गया मेरा ऑक्साइड एस हो गया। FeS दे दिया, ये कैसा हो गया मेरा सल्फाइड एस हो गया। तो कहने का मतलब जिसमें ऑक्सीजन लगी हो वो ऑक्साइड एस, जिसमें सल्फर लगी हो वो सल्फाइड एस, जिसमें Cl लगा हो क्लोराइड एस, जिसमें कार्बोनेट लगा हो CO3 लगा हो कार्बोनेट आयस। अब बात ये आती है कि इनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, यानी इनसे धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि अयस्क में सब चीज़ मिश्रित होती है, और इससे पहले आपने एक चीज़ और पढ़ी थी वैद्युत रासायनिक श्रेणी, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछले चैप्टर में, और उसमें आपने पढ़ा था धातुएं 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं कम रिएक्टिव धातु यानी लो रिएक्टिविटी, जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है। एक होती है मध्यम मीडियम मॉडरेट, जिनकी रिएक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है, और एक होती है हायर, जिनकी रिएक्टिविटी सबसे अधिक होती है। यानी एक होती है कम क्रियाशील, एक होती है मध्यम क्रियाशील, और एक होती है अधिक क्रियाशील। उसी के आधार पर धातुओं का निष्कर्षण होता है। यानी सबसे पहले करते हैं क्या, अयस्क को लेते हैं, उसका चूर्ण बना लेते हैं, उसे सांद्रित करते हैं। अब सांद्रित करने के बाद में ये देखते हैं कि उसमें कितने प्रकार की मेटल्स हैं। तो मेटल्स 3 प्रकार की, कौन सी, कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील। तो कम क्रियाशील से कैसे प्राप्त करते हैं, मध्यम से कैसे प्राप्त करते हैं, और अधिक से कैसे प्राप्त करते हैं, ये डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।